कभी सोचा है, एक स्विच दबाते ही अंधेरा कमरा रोशनी से कैसे भर जाता है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे, मतलब बिजली को। और हम इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हम सब साथ में इसे समझ सकें। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम बिजली के बिल्डिंग ब्लॉक से मिलेंगे, फिर हम समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो करंट के रास्ते में रुकावट डालती है, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के सबसे मशहूर नियम ओम्स लॉ को जानेंगे और देखेंगे कि हमारे घरों में सर्किट कैसे काम करते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे एनर्जी, हीट और सबसे ज़रूरी सेफ्टी की। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम बिजली की दुनिया के उन 3 सुपर हीरोज से मिलेंगे जिनके बिना कोई कहानी बन ही नहीं सकती: चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। तो सबसे पहले आता है चार्ज। ये हर चीज के अंदर का एक बिल्कुल बेसिक गुण है, उसकी अपनी पहचान। इसकी ऐसा यूनिट है कूलम्ब। और सबसे छोटा अकेला चार्ज जो मौजूद है वो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। और सबसे मजेदार बात, ऑपोजिट चार्जेस मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर भगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 चुंबकों के सेम पोल्स एक दूसरे को धकेलते हैं। अच्छा, चार्ज के बाद आता है करंट। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये चार्ज के बहने की रफ्तार है। इसका फॉर्मूला है I=Q/T और इसे हम एम्पियर में नापते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात याद रखने वाली है कि करंट की जो दिशा हम मानते हैं वो असल में इलेक्ट्रॉन्स के बहने की दिशा से उल्टी होती है। और अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हम सब आम तौर पर वोल्टेज कहते हैं। आप इसे एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर या वो धक्का समझ सकते हैं जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धकेलता है, और इसकी यूनिट है वोल्ट। और ये डायग्राम इसी कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। देखिए, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ठीक इसका उल्टा करते हैं, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन चीज़ों को हम नापते कैसे हैं? वोल्टेज नापने के लिए हमारे पास है वोल्टमीटर और करंट नापने के लिए है एमीटर। स्क्रीन पर आप एक सेल और बैटरी के सिंबल भी देख सकते हैं। बैटरी मतलब बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक वैसे ही जैसे हमारे रिमोट में एक से ज्यादा सेल लगते हैं। चलिए अब अपने सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस चीज के बारे में जानेंगे जो बिजली के इस बहाव को रोकने की कोशिश करती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। जैसा नाम वैसा काम। ये बिजली के रास्ते का स्पीड ब्रेकर है। ये किसी भी तार की वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से बह रहे चार्जेस के लिए एक रुकावट पैदा करती है, उन्हें धीमा करती है। तो ये रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करता है? मेनली 4 बातें हैं। पहली, तार की लंबाई। तार जितना लंबा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। दूसरी, तार की मोटाई। तार जितना मोटा, रेजिस्टेंस उतना कम। तीसरी, तार किस मटेरियल का बना है। और चौथी चीज है टेम्परेचर। और यहीं पर एक और नया टर्म आता है, रेजिस्टिविटी। ये हर मटेरियल का अपना अंदरूनी बेसिक नेचर वाला रेजिस्टेंस है। जैसे मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए वो अच्छे कंडक्टर हैं। वहीं रबर और ग्लास की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो करंट को रोकते हैं और इंसुलेटर कहलाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक सबसे ज़रूरी और फंडामेंटल नियम पर, ओम का नियम। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ा कैसे जाता है। ओहम का नियम इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से गोल्डन रूल है। ये बस इतना कहता है कि अगर टेम्परेचर को ना बदला जाए तो वोल्टेज यानी धक्का जितना बढ़ाएंगे, करंट यानी बहाव भी उतना ही बढ़ेगा। और ये VI ग्राफ जो एक सीधी लाइन है, इसी आसान से रिश्ते को दिखाता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर हों तो उन्हें कैसे जोड़ें? इसके 2 तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट सबके लिए सेम रहता है पर वोल्टेज बढ़ जाता है, और पैरेलल में ठीक इसका उल्टा होता है। वोल्टेज सबके लिए सेम रहता है और करंट बढ़ जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दिक्कत क्या है? कभी पुरानी दिवाली की लाइट्स याद है? अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरी की पूरी लड़ी बंद हो जाती थी। बस यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे घरों की सारी वायरिंग पैरेलल में होती है, ताकि अगर फ्रिज बंद हो तो भी टीवी चलता रहे। तो अब तक हमने काफी थ्योरी समझ ली।
चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। देखते हैं कि सर्किट बनाने के लिए कौन से सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं और कोई डिवाइस कितनी बिजली खाता है, ये कैसे पता करते हैं। हर चीज की अपनी एक भाषा होती है ना? तो सर्किट की भी है। और ये सिंबल्स, ये उसी भाषा के अक्षर हैं। जैसे हम रोड पर साइन समझते हैं, वैसे ही इंजीनियर्स इन सिंबल्स को देखकर पूरा सर्किट समझ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, आसान शब्दों में कोई भी डिवाइस कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, और इसे कैलकुलेट करने के 3 मेन फॉर्मूले हैं। P = VI, P = I²R और P = V²/R। और मजे की बात यह है कि ओहम के नियम की मदद से हम इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले से बाकी 2 निकाल सकते हैं। तो हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं, जैसे बिजली का बिल, डिवाइसेस का गर्म होना और सबसे जरूरी सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? सिंपल, ये पावर और टाइम का गुणा है। साइंस में हम इसे जूल्स में नापते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो बिल आता है वो आता है यूनिट्स में, जिसका मतलब होता है किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 मिलियन जूल्स होते हैं। हाँ, ये वही यूनिट है जिसका जिक्र हमारे बिजली के बिल में होता है। जब कोई कहता है कि इस महीने 100 यूनिट बिजली खर्च हुई, तो उसका मतलब होता है 100 किलोवाट आवर। तो बिल बनता है टोटल यूनिट्स को 1 यूनिट की कीमत से गुणा करके। आपने ध्यान दिया होगा, जब फोन चार्ज होता है या लैपटॉप ज्यादा देर चलता है तो वो गर्म हो जाता है। क्यों? यही है करंट का हीटिंग इफेक्ट। जूल का नियम H = I²RT हमें बताता है कि कितनी हीट पैदा होगी। हमारा टोस्टर और हीटर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और आखिर में बात करते हैं हमारे घर के एक छुपे हुए बॉडीगार्ड की, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसका एक ही काम है, हमारे महंगे डिवाइसेस को हाई करंट से बचाना। जब भी करंट खतरनाक लेवल पर बढ़ता है तो ये पतला सा तार खुद पिघल जाता है, सर्किट को तोड़ देता है और हमारे टीवी, फ्रिज को बचा लेता है। एक सच्चा हीरो। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से शुरू हुई कहानी हमारे घर में लगी फ्यूज तक पहुंच गई। हर छोटे बड़े कंपोनेंट का अपना एक जरूरी रोल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे इतनी दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स साइंस छिपी है।